बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ रेकॉर्डिक कानून साजी पर इत्तेहादियों के तहफ्फुज़ात दूर करने के लिए मुतहरिक हो गए। वज़ीर आज़म ने फजलुर रहमान और सरबरा BNP अख्तर मेंगल से टेलीफोनिक राबता किया है। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी रहनुमाओं को यकीन दहानी कराई है कि तहफ्फुज़ात दूर करेंगे। काबीना की कमेटी तश्कील दे दी गई है, इत्तेहादियों को साथ लेकर चला जाएगा, ये यकीन दहानी करा दी गई है। तो आपको बताएं कि रेकॉर्डिक कानून साजी वज़ीर आज़म इत्तेहादियों के तहफ्फुज़ात दूर करने के लिए मुतहरिक हो गए हैं। वज़ीर आज़म के कुछ टेलीफोनिक राबते भी हुए हैं, तहफ्फुज़ात दूर किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी रहनुमाओं को यकीन दहानी करा दी है, जबकि आपको बताएं कि उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि काबीना की कमेटी तश्कील दे दी है, इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। अहम खबर आ रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त 20 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। जस्टिस आमिर फारूक केस की समाअत करेंगे, ऐसा बताया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI इमरान खान की नाअहली के लिए दरख्वास्त 20 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। इसी की तफसील जानेंगे, सुहेल रशीद हमारे साथ हैं। सुहेल, आगाह कीजिए। देखिए, इमरान खान को अपनी मुबैना बेटी टेरियन जेड वाइट को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर नाअहल करार देने का ये केस है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्री एडमिशन नोटिस यानी कि दरखास्त के काबिल समाअत होने पर जवाब तलब कर रखा है। इमरान खान से भी और इलेक्शन कमीशन के अलावा वफाक को भी इस केस में नोटिस जारी किए गए थे। अब इस केस को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। 20 दिसंबर को आइंदा मंगल के रोज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक इस केस पर समाअत करेंगे, जिससे पहले वक्त दिया गया था इमरान खान को जवाब जमा कराने का भी इस केस पर, कि वो बताएंगे ये दरखास्त यहाँ पर काबिल समाअत है भी या नहीं, या इस मामले को इलेक्शन कमीशन को रेफर किया जाए। अब इस नुक्ते पर बाकायदा समाअत 20 दिसंबर को होगी। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना क्रोएशिया को हराकर फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में क्रोएशिया को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। मेसी ने 1 और अल्वारेज ने 2 गोल्स स्कोर किए हैं। दूसरा सेमीफाइनल मराकेश और फ्रांस के दरमियान आज रात 12 बजे होगा, जबकि अर्जेंटीना ने 8 साल बाद फाइनल में जगह बनाई है। अपना आखिरी टूर्नामेंट खेलने वाले मेसी प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। ये दिन था लायनल मेसी का, अर्जेंटीना के खुशियों और जश्न का। क्रोएशिया के पास मेसी के हमलों का कोई जवाब ना था। मैच का पहला गोल पेनल्टी किक पर 34वें मिनट में मेसी ने स्कोर किया। 5 मिनट बाद अल्वारेज ने गेंद जाल में पहुंचाई। तीसरा गोल मेसी के खूबसूरत खेल का नतीजा था। उन्होंने कमाल महारत से क्रोएशिया की दिफाई लाइन को तोड़ा और अल्वारेज को पास दिया। अर्जेंटीना को 3-0 की बरतरी हासिल हो गई। टीम छठी बार फाइनल में पहुंची तो खिलाड़ियों ने जीत का जश्न मनाया। मेसी को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। और दिलचस्प सूरत हाल ये है कि कतर में जारी वर्ल्ड कप में 5 गोल्स, मजमूई तौर पर 11 गोल्स का रिकॉर्ड। मेसी फुटबॉल वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की जानिब से सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 10 साल कबल मेसी के साथ बतौर मद्दाह तस्वीर बनवाने वाले जूलियन अल्वारेज ने सेमीफाइनल में 2 गोल्स करके मेसी को अपना मद्दाह बना लिया। 10 साल कबल जिसका हीरो मेसी था, वो फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में कप्तान लायनल मेसी का हीरो बन गया। अर्जेंटीना के जूलियन अल्वारेज ने 12 साल की उम्र में लायनल मेसी के साथ तस्वीर बनवाई थी, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जूलियन अल्वारेज ने अर्जेंटीना की फतह में अहम किरदार अदा किया। 39वें और 69वें मिनट में गोल करके टीम को फाइनल का टिकट दिलवाया और मेसी को ही अपना मदाह बनाया। फीफा वर्ल्ड कप लायनल मेसी के लिए भी यादगार बन गया। वो अर्जेंटीना की जानिब से ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। कतर में जारी इवेंट में मेसी अब तक 5 और वर्ल्ड कप मुकाबलों में मजमूई तौर पर रिकॉर्ड 11 गोल दाग चुके हैं। गैब्रियल बटिस्टुटा के 10 गोल्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सिर्फ यही नहीं, आपको बताएं कि कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी और मिनी ब्राजील लियारी में लोगों ने बड़ी स्क्रीन पर मैच देखा। शायकीन एंजॉय करते रहे और अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करते रहे। ज़िशान मुगल रिपोर्ट करेंगे। कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप पहला सेमीफाइनल अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को 3-0 से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कराची के मिनी ब्राजील लियारी में सेमीफाइनल को देखने के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी, जहां शायकीन अर्जेंटीना के हर गोल पर अपनी पसंदीदा टीम को दाद देते रहे। बड़ी स्क्रीन पर मैच देखने कमिश्नर कराची इकबाल मेमन भी स्टेडियम पहुंचे। लियारी में इतना बड़ा टैलेंट है फुटबॉल के लिए
कि कमीशन ऑफिस ने इनको सपोर्ट किया है। स्विंडन टाउन फुटबॉल क्लब की तरफ से इनके साथ एसोसिएशन की गई है। यहाँ के कोचेज़ और बच्चे अब इंग्लैंड में जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। लियारी के बच्चे पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह ताला फुटबॉल की गेम में एक रोशन सितारे की तरह ले आएंगे। मैच के दौरान शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। अर्जेंटीना फैंस का कहना है मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप है और मेसी ने अच्छा खेल पेश किया। आज अर्जेंटीना ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया है और उम्मीद करते हैं कि अर्जेंटीना फाइनल जीत के मेसी की जो एंडिंग है वो बहुत बेहतरीन होगी। इब्राहिम हैदरी में भी बड़े मैच को देखने के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई। शायकीन ने अपनी अपनी टीम को सपोर्ट किया। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ जिशान मुगल, समा, कराची। और फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में इवेंट की फेवरेट और दिफाई चैंपियन फ्रांस आज अपसेट स्पेशलिस्ट मराकश से टकराएगी। एक तरफ है कतर वर्ल्ड कप की अपसेट स्पेशलिस्ट मराकश, तो दूसरी जानिब है दिफाई चैंपियन फ्रांस। दूसरे सेमीफाइनल में दोनों टीम्स आ रही हैं आमने सामने। क्या मराकश की टीम एक और अपसेट कर पाएगी या फ्रांस की टीम मुसलसल दूसरी बार फाइनल में जाएगी? फैसले की घड़ी करीब है। मराकश की टीम पहली अफ्रीकी और अरब टीम है जो सेमीफाइनल तक पहुंची। ग्रुप मरहले में बेल्जियम और कनाडा को हराया। नॉकआउट में स्पेन और पुर्तगाल का सफाया किया। फ्रांस को ग्रुप में ट्यूनिस के हाथों शिकस्त हुई। डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया को जेर किया। दिफाई चैंपियन ने नॉकआउट से पोलैंड और फिर इंग्लैंड को बाहर किया। मराकश और फ्रांस की टीम्स पहली बार किसी इंटरनेशनल मैच में टकरा रही हैं। मैच रात 12 बजे होगा। इसे कहते हैं परफॉर्मेंस। मराकश की वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक रसाई में गोलकीपर बोनो का किरदार इंतहाई अहम रहा। उनकी शानदार गोलकीपिंग की बदौलत मराकश के खिलाफ इवेंट में अब तक कोई टीम गोल न कर सकी। मराकश की टीम के 26 रुकनी स्क्वाड में से सिर्फ 12 खिलाड़ी मराकश में पैदा हुए हैं। मराकश की कुव्वत है उसकी नाकाबिले तस्खीर दिफाई लाइन। एक ऐसी मजबूत दीवार जिससे बेल्जियम, स्पेन और पुर्तगाल जैसी यूरोपीय ताकतें टकराकर ढेर हो गईं। आलमी कप के 5 मैचेस में मराकश के खिलाफ कोई टीम गोल नहीं कर सकी। वाहिद गोल ओन था। स्पेन के खिलाफ पेनल्टी किक रोकने वाले गोलकीपर यासीन बोनो आज आलम अरब और अफ्रीका के हीरो बन चुके हैं। मॉन्ट्रियल में पैदा होने वाले यासीन बोनो को 2013 में कनाडा से खेलने की ऑफर थी, मगर उन्होंने अपने आबाई मुल्क मराकश को तरजीह दी। 26 रुकनी स्क्वाड में सिर्फ 12 खिलाड़ी ऐसे हैं जो मराकश में पैदा हुए। बाकी 14 खिलाड़ियों ने स्पेन, कनाडा, फ्रांस, नीदरलैंड और बेल्जियम में जन्म लिया। वर्ल्ड कप में अफ्रीकी मुल्क की कामयाबियों का क्रेडिट उनके कोच वलीद को दिया जा रहा है। वो निस्बतन कम उम्र है मगर बेखौफ। उनका कायदाना अंदाज मकबूल हो रहा है। वो खिलाड़ियों के जज्बात को उभारते हैं। मराकश के खिलाड़ी जीत के बाद सजदा करते हैं। फलस्तीन का झंडा उनके साथ होता है और ये अपनी माओ के साथ जश्न मनाते हैं। वर्ल्ड कप फाइनल मराकश से सिर्फ एक जीत के फासले पर है। और अब अपने देश वापस आते हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं। आपको बताएं कि एवनफील्ड रेफरेंस कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की बरियत को चैलेंज न करने का फैसला किया है। डीजी नैब रावलपिंडी की तरफ से प्रोसिक्यूशन ब्रांच को फैसले से आगाह भी कर दिया गया है। नैब प्रोसिक्यूशन डिवीजन को लेकर गए खत में कहा गया है कि मिजाज अथॉरिटी ने फैसला किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को एवनफील्ड रेफरेंस में बरियत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर नहीं की जाएगी। नैब के बड़ों के इस फैसले से तमाम मुतालिका दफातर को आगाह भी कर दिया गया है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत का फैसला रवां साल 29 नवंबर को सुनाया था। और अब ये खबर कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि स्मगलर्स और हुंडी माफिया ने मईशत को यरगमाल बनाया हुआ है। चमन बॉर्डर से डॉलर्स की स्मगलिंग हो रही है। हुकूमत ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हुकूमत मईशत को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही है। पॉलिसीज़ के तसलसल में मुश्किलात का सामना है। मईशत को सियासत से अलग करना होगा। क्या दीगर ममालिक करेंसी मार्केट में मुदाखलत नहीं कर रहे? पाकिस्तान को भी मार्केट में मुदाखलत करना पड़ती है। क्या अमरीका, जापान और बरतानिया में कहा जाता है कि उनका मुल्क कर्जों के दलदल में फंस गया है, अपनी बरामदात बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं? वो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे।
एक और अहम खबर आपको देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत माशी सूरत हाल पर इजलास जारी है। हुकूमती माशी टीम वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। वज़ीर-ए-आज़म को कर्ज़ों की वापसी समेत दीगर उमूर पर आगाह भी किया जाएगा। ये बड़ा अहम इजलास जो कि इस वक्त हो रहा है, आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत माशी सूरत हाल पर यह इजलास जारी है। हुकूमती माशी टीम भी है वहाँ पर जो कि वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की माशी सूरत हाल पर ब्रीफ करेगी। वज़ीर-ए-आज़म को कर्ज़ों की वापसी समेत दीगर उमूर पर भी आगाह किया जाएगा। एक और अहम खबर आ रही है, आपको बताएं कि पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा का कहना है कि नवा जायज़ा इजलास शुरू करने के लिए पाकिस्तानी हुक्काम से बातचीत मुफीद रही है। सैलाब की तबाहकारियों के बायस अहम माशी अहदाफ पर नजरसानी की जा रही है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, आपको बताएं कि पाक IMF नवी जायज़ा इजलास की तारीख में पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा ईस्टर परेज़ का अहम बयान सामने आया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि इजलास के लिए पाकिस्तानी हुक्काम से बातचीत मुफीद रही है। सैलाब की तबाहकारियाँ माशी अहदाफ पर नजरसानी कर रहे हैं। तयशुदा पॉलिसीज़ पर बातचीत जारी रखी जाएगी, ये भी बता दिया गया है। जबकि मालियाती बैरूनी अदाइयों को मुस्तहकम रखने के लिए भी बातचीत जारी रहेगी। बयान में ऐसा भी कहा गया है। और अब ये खबर के पंजाब असेंबली तोड़ने की तारीख के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान शदीद इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जलील अहमद शरकपुरी का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही अपनी मनमानियाँ ना करें, वो दो इमरान खान के साथ दो नंबर ही कर रहे हैं। साहब जिस तरीके से चल रहे हैं, मैं समझता हूँ वो तरीक़ाकार को मुनासिब नहीं है। जो उनके रुफ़का हैं, जो असम्बलियों में भी नहीं हैं, उनको ज़्यादा नवाज रहे हैं। जब चीफ मिनिस्टरशिप ले ली तो एक भी वज़ीर और एक भी मशीर भर्ती नहीं करना चाहिए था। अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादती है। और अगर मैं दो नंबरी भी कहूँ तो ये बुरी बात नहीं है। और अफराद तो उनका फ़ौरन ये है कि अपने इलाके को संवार लें, मुस्लिम लीग काफ के बंदों को मोबिलाइज कर दें। 20-25 तारीख तक ये कर देना चाहिए। और इसमें जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ओपिनियन सामने आ रही है कि 2-3 माह ठहर के करें, मैं उस ओपिनियन से बिल्कुल मुतफिक नहीं हूँ। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि PTI सेनेटर आज़म सवाती को लाने के लिए सिंध हुकूमत का तैयारा इस्तेमाल नहीं हुआ। आज़म सवाती के खिलाफ कानून के मुताबिक FIRs काटी गई हैं। मजीद बोले कि हमारी तजवीज़ है कि असम्बलियाँ ना तोड़ें, अगर तोड़ भी दें तो इलेक्शन लड़ेंगे, भागने वाले नहीं हैं। कोई सिंध हुकूमत का तैयारा इस्तेमाल नहीं किया गया आज़म सवाती साहब को लाने के लिए। ये बड़ा कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, ना सिंध हुकूमत ने कोई पैसा खर्च किया है आज़म सवाती को लाने के लिए। बाकी आज़म सवाती साहब जो आए हैं, FIRs कटी हैं, कानून के मुताबिक कटी हैं, वो कोर्ट में केसेस हैं और पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट दी है। उस सिलसिले में हम कानून के मुताबिक जो करेंगे, किसी के ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए। मैंने खुद कहा था कि तोड़ ताड़ की बात की बजाय साथ मिलने की बात करें। आईनी बहरान क्यों पैदा होगा? आईन में एक गुंजाइश है, अगर वो करना चाहें। मैं तो उन्हें यही एडवाइस करूँगा कि ना करें, तो मैंने पहले भी कहा है ना करें तो अच्छा है, खास तौर पे इस मुल्क के हालात में। करते हैं तो और भी अच्छा है, करते हैं और भी अच्छा है। हम इलेक्शन लड़ेंगे, सब हम इलेक्शन से न भागने वाले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि गुज़श्ता शब माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई, जिसमें सैलाब ज़दा इलाकों में इंसदाद पोलियो के चैलेंजेस पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने ट्वीट करते हुए लिखा, हुकूमत पाकिस्तान बिल गेट्स की फाउंडेशन के साथ काम जारी रखेगी। यकीनी बनाया जाएगा कि हर बच्चा पोलियो के मुहलिक वायरस से महफूज रहे। उन्होंने पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो के लिए बिल गेट्स के मुसलसल ताउन पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। और अभी आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर लाहौर पुलिस पर बरस पड़े। रिमार्क्स दिए कि आप इतने ताकतवर हो गए हैं कि हाई कोर्ट का कोई भी जज आपके खिलाफ केस नहीं सुनता, आप जिसे चाहें उठा लेते हैं। एक इश्तिहारी को पकड़ने के लिए पूरे खानदान का जीना मुश्किल कर रखा है। SP CIA अदालत ने अपनी गलती की बार बार माफ़ी मांगी है। अदालत में 3 शहरियों की गैर कानूनी हिरासत से मुतालिक केस की समाअत हुई है। अदालत ने तीनों अफराद को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने इंकशाफ किया है कि अगर सदर मुमलिकत नए आर्मी चीफ की तकर्री के लिए जनरल आसिम मुनीर के नाम की समरी रोक देते तो प्लान B तैयार था। हुकूमत रूल्स के मुताबिक अमल करती और उस जनरल को 4 स्टार्स पर प्रमोट करके वाइस ऑफ चीफ स्टाफ लगा देती, जिनका समरी में नाम मौजूद था। वज़ीर ख़जाना समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में सवालात का जवाब दे रहे थे।
मियाँ साहब जो थे उनकी इस मामले में क्लैरिटी थी कि ये जो मौजूदा जिनको आपने तैनात किया जनरल आसिम मुनीर के इन्हीं के लिए जाना है, बड़ा क्लियर था। प्राइम मिनिस्टर ने जो प्रपोज किया, मैं ये कह सकता हूँ मियाँ नवाज शरीफ ने उसको एंडोर्स किया, उसी को एंडोर्स किया। जब आप सदर आरिफ अलवी साहब के पास गए बताने के लिए तो फिर उनका रद्द अमल क्या था? खुश थे, अप्रिशिएट किया उन्होंने? मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूं, कोई नाम डिस्कस नहीं हो, नाम नहीं डिस्कस हुआ, सिर्फ मैंने ये जरूर इंडिकेट किया कि ये काम, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। हम हर चीज में सियासत कर रहे हैं। अगर वो बैठ जाते 15 दिन को जरूर मिलने थे, अगर वो 10 दिन और ले लेते तो 25 दिन के लिए ये प्रोसेस, हम इंस्टीट्यूशन में भी बड़ी फ्रस्ट्रेशन होनी थी। और हमारा प्लान भी तैयार था। हमने प्लान ए के तहत तो ऑलरेडी जो कुछ करना था उसको सेफगार्ड कर लिया था। जो फैसला था प्राइम मिनिस्टर टोटली सेफ था। सिर्फ 15 दिन प्लस 10 दिन की डिले हो सकती थी। प्लान बी क्या था फिर? प्लान बी अगर वो खुदा न खास्ता वो रोक लेते तो फिर जाहिर है कि किसी को जिनका नाम गया था उनको फिर आपको यानी अंडर द रूल्स आपको उनको प्रमोट करना था फिर 4 स्टार पे, और आपको उनको वाइस चीफ आर्मी स्टाफ लगाना था 29 को वाइस चीफ के तौर पर वो ऑटोमेटिक, ताकि वो अपनी कमांड संभाल। आप आईनी कानूनी तौर पे पाबंद है कि आप आर्म फोर्सेस की विदाउट कमांड नहीं छोड़ेंगे, नॉट अ सिंगल मोमेंट। अहम खबर, तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन से एक और झटका। फरियाल तालपुर की नाअहली के लिए पीटीआई एमपीएस की दरखास्त खारिज कर दी गई है। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन से एक और झटका। फरियाल तालपुर की नाअहली के लिए पीटीआई एमपीएस की दरखास्त खारिज कर दी गई है। अरसलान ताज और राबिया असफर ने फरियाल तालपुर पर असासे छुपाने का इल्ज़ाम आयद किया था। इलेक्शन कमीशन ने 27 अक्टूबर को दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था, जो कि सुनाया गया है। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ हैं। जुल्करनैन, ये तो बड़ी खबर है। बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के 2 जो एमपीएस हैं सिंध के, अरसलान ताज और राबिया असफर, उनकी जानिब से फरियाल तालपुर पर असासे छुपाने का इल्जाम आयद करते हुए आर्टिकल 62 के तहत नाअहली के लिए रुजू किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। 27 अक्टूबर को ये फैसला महफूज किया था इलेक्शन कमीशन ने। तमाम दलाइल सुनने के बाद वो अब सुना दिया और इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में करार दिया है कि जो जिन असासों का जिक्र किया गया था दरखास्त में, वो फरियाल तालपुर पहले ही जाहिर कर चुकी थी। इसलिए अरकान असम्बली की जो नाअहली है उसके लिए ठोस शवाहिद का होना जरूरी है, जो कि तहरीक इंसाफ के दरखास्त गुजार पेश करने में नाकाम रहे। इस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा झटका तहरीक इंसाफ को दिया और फरियाल तालपुर के लिए एक बड़ा रिलीफ है कि उनकी नाअहली की इस्तदा जो की गई थी तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसे इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है और दरखास्त खारिज कर दी है। ठीक है, यानी पीटीआई को यहाँ भी मुंह की खानी पड़ी है। अपडेट के लिए बेहद शुक्रिया। और अब बात करते हैं पाकिस्तान के मौसम की। मुल्क भर में सर्दी की एंट्री आ चुकी है। कराची में भी साइबेरियन हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली से स्मोक में कमी आ गई है। कोयटा वाले भी सर्दी का भरपूर मजा ले रहे हैं। सीरी पाए, मुर्ग चने और हलवा पूरी पर हाथ साफ किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। कराची से सैयदा जीनत हमारा साथ देंगी, लाहौर से आयशा अता, इसके अलावा नूरुल आरफीन कोयटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले शहर कायद का रुख करेंगे, कराची का रुख करेंगे। जीनत, आप बताइएगा इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? और वाकई ऐसा ही है, आज सुबह जब मैं भी उठी तो मुझे भी लगा कि जी हाँ, बस अब वाकई कराची में सर्दी आ गई है, ठंडी हवा चल रही थी। कराची का मौसम एकदम रात से तब्दील हुआ है। साइबेरियन हवाओं ने कराची में एंट्री दी है तो ठंड भी बढ़ गई है और दर्ज हरारत में कमी भी महसूस की जा रही है। मेरे साथ सरदार सरफराज जोलॉजिस्ट हैं, वो मौजूद हैं। उनसे मजीद मौसमी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। सर, बताइएगा कि बारिशें जो हैं वो हैं या नहीं हैं और सर्दी में मजीद इजाफा कब? देखिए, बारिशें तो सर्दियों के मौसम में वैसे भी कराची में ना होने के बराबर होती है। इत्तेफाक से पिछले साल एक अच्छा स्पेल हो गया था और इस साल भी नवंबर में एक आध हल्की बारिश हो गई थी कहीं और कहीं मॉडरेट। तो अमूमन सर्दियों में बहुत ही कम होती है। मानसून में ही बारिश होती है कराची में जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीनों में। तो अभी तो कोई इम्कान नहीं है सामने यानी दिसंबर के इन दिनों में बकिया दिन जितने भी हैं, कोई 15-20 दिन, उनमें कोई इम्कान नहीं है बारिश का। अलबत्ता सर्दी अब ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी। अमूमन यही होता है कि 10 दिसंबर के बाद कराची में सर्दी, जब साइबेरियन हवाएं एक तरह से सेट हो जाती हैं और मुल्क के शुमाली इलाकों से कोई हल्की वेव गुजरती है वेस्टर्न। ठीक है जीनत, आप हमें कराची के मौसम के हवाले से आगाह करेंगे। ज़रा लाहौर का रुख कर लेते हैं और जानते हैं कि वहाँ का मौसम कैसा है। आयशा, आप बताइए कि लाहौर का मौसम कैसा है? अब्र आलूद हवाएं कुछ रुकी हैं, स्मोक में कुछ कमी आई है और मतला कैसा है लाहौर का? जी बिल्कुल, लाहौर का मौसम भी जो है वो मुल्क के दीगर शहरों से कुछ मुख्तलिफ है। सर्दी ने जो है वो अपने कदम जमा लिए हैं। अभी मौजूदा अगर सूरत हाल बताऊं
तो सूरज जो है वो अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है, लेकिन इसकी किरणों में वो तपिश महसूस नहीं की जा रही जो इससे कबल गर्मियों में जो वो की जाती है। ठंडी ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है, तो धूप तापने का जो है वो एक अपना ही मजा है। साथ ही साथ अगर बात की जाए रात की, तो रात के औकात में दर्जा हरारत में वाज़ेह तौर पर कमी देखी जाती है और साथ ही साथ सर्दी को भी बाकायदा तौर पर महसूस किया जाता है। इसकी एक अच्छी बात यह है कि जैसे ही सर्दी ने जो है वो अपने कदम जमाए हैं, तो बागों के शहर लाहौर में जो आलूदगी के बादल थे उसमें भी काफी हद तक जो है वो कमी आई है, छट चुकी है। अगर मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज वो यकीनन काफी बेहतर हो गया है। इस हवाले से आप आगाह कर रही हैं आयशा, और जरा हम रुख कर लेते हैं कोयटा का भी। नूरुल आरफीन हमारे साथ हैं। नूरुल आरफीन, आपने कोयटा की हवाएं कराची में तो भेज दी हैं, कोयटा के हवाले से बताइएगा वहां पर इस वक्त मौसम कैसा है? जी, कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान के जो बेशतर इलाके हैं वो इस वक्त सर्द हवाओं की लपेट में है। सर्द हवाओं का राज है। महकमे मौसमियात का कहना है कि कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़ियारत में आज जो दर्जा हरारत नुक्ता इंजामात से 7 दर्जे नीचे गिर गया है। कलात में -4 है। मौसम इंतहाई सर्द है, यकबस्ता हवाएं चल रही हैं, लेकिन घरों में गैस नहीं है। इसके बावजूद जो है वो शहरी जो है वो कोयटा वाले ठंडे ठंडे मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त मैं प्रिंस रोड की फूड स्ट्रीट में मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ी तादाद में खुश खुराक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सीरी पाए और हलवा पूरी और जो देसी घी के पराठे हैं उनसे जो लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ठीक है, मौसम को एंजॉय आप वहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ पर मैं भी कॉफ़ी के साथ कुछ ठंडे मौसम को एंजॉय कर रही हूँ। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, सईदा जीनत, आयशा था और नूरुल आरफीन, सबका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में कुत्तों के काटने के वाक़यात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो चुका है। सूबे में गुज़श्ता 8 माह में आवारा कुत्तों के काटने से 8 अफराद जान से गए। आपको बताएं कि 7,500 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए हैं। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं दानिश मुनीर। सूबे भर की शाहराहों पर मौजूद ये आवारा कुत्ते हुकूमती कारकर्दगी का पोल खोलते हैं। सरकारी दस्तावेज़ात रवा बरस 7,517 अफराद इन आवारा कुत्तों के काटने का शिकार हुए हैं। सूबे में कुत्ते के काटने के वाकयात में 8 अफराद जान से गए, 7,500 से जायद जख्मी। कुत्ते के काटने से बकर, कसूर, जंग, लोधरा में हलाकतें। डीजी खान, बहावलपुर और मुजफ्फरगढ़ में भी एक हलाकत। अटक में कुत्तों के काटने के सबसे ज्यादा वाकयात, 1,275 अफराद कुत्तों के काटने से जख्मी हुए। कसूर में 918, उकाड़ा में 735, पाकपतन में 585 अफराद को कुत्तों ने काटा। लोगों का कहना है आवारा कुत्तों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। हर वक्त डर लगता है कि कहीं काट न लें। हॉस्पिटल्स का विजिट करें तो वहाँ पे वैक्सीन भी नहीं है अवेलेबल, और इसको पकड़ने के लिए तो कोई काम हो ही नहीं रहा है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको पढ़ जाएंगे, ये एक डर सा लगा रहता है। फिर हम सुबह ऑफिस जाते हैं तो हमें ये खौफ सा आता है कहीं हमें कुत्ते ना पड़ जाएं। तो हुकूमत को इस पे कोई काम करे। बाहरी सिटिंग होती है खाने पीने की, तो आसपास मंडरा रहे होते हैं, कभी मुंह भी मार लेता है चीज़ों में, तो वो जरासीम तो फैलते हैं। फिर अवामी हलकों का कहना है कि पंजाब हुकूमत आवारा कुत्तों के हमलों से बचाने के लिए ठोस इकदाम करे। कैमरामैन अहमद रजा के साथ दानिश मुनीर, समा, लाहौर। कराची में रवा साल कुत्ते के काटने के वाकयात में इजाफा हुआ। रवा साल कुत्ते के काटने के 31,963 केसेस रिपोर्ट हुए। हामिदुर रहमान इससे मुतालिक मजीद तफसील बताइएगा। अजी देखिए, सिंध भर में इस वक्त अगर हम बात करें तो सख्त गजीदगी के जो केसेस हैं वो 2 लाख से तजावज़ कर चुके हैं। और इसी तरह अगर हम सिर्फ कराची शहर की बात करें तो कराची शहर में रवा साल 2022 में अब तक जो है वो 30,000 के करीब जो रजिस्टर्ड डॉग बाइट केसेस हैं वो कराची के 3 बड़े अस्पतालों में रिपोर्ट हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडस अस्पताल में। यहाँ पर आफ्ताब साहब हमारे साथ हैं जो रेबीज़ प्रिवेंशन एंड ट्रेनिंग सेंटर के इंचार्ज है। लोगों की आगाही इंतहाई अहम है कि लोगों को पता हो। आमतौर पर हमारे पास जो कुत्ता काटे के मरीज आते हैं, बच्चे बड़े भी कभी कभार कुत्ते को छेड़ देते हैं, तंग करते हैं, तो उससे कुत्ता लपक के काटता है। तो लोगों की आगाही बहुत अहम है। हर साल हम ये देख रहे हैं कि कुत्ते के काटे के केसेस में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। जी